किसी और चीज की तुलना में अगर किसी एक बात से हमारी दुनिया बदल जाती है तो वो युद्ध है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 की 8 मई यानी यूरोप में जीत का दिन। यकीनन वो दिन युद्ध का अंतिम अध्याय नहीं था। जापान बुरी तरह से हार गया था। नाजी जर्मनी को फौज ने मित्र देशों की गठबंधन सेना के सामने बिना किसी शर्त के हथियार डाल दिए थे और इतिहास एक नए युग में दाखिल हुआ। महाशक्तियों के बीच ताकत के संतुलन के आधार पर एक नई विश्व व्यवस्था की दिशा में दुनिया ने जरूरी कदम बढ़ाया। लड़ाई खत्म होने के बाद अमेरिका एक सैन्य सुपर पावर की तरह उभरा। परमाणु हथियारों के विकास के मामले में अमेरिका रूस से भी आगे निकल गया। इसके बाद परमाणु शक्ति को ही दुनिया में ताकतवर होने का पैमाना माना जाने लगा। रूस भी जल्द ही इस रेस में शामिल हो गया। पूर्वी यूरोप पर अपने दबदबे को फिर से हासिल करने की रूस की चाहत ने कम विवादों वाली नई विश्व व्यवस्था के महत्वाकांक्षी सपने को चूर चूर कर दिया। इसी वजह से नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ और अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बीच सैन्य और कूटनीतिक मामलों को लेकर एक स्थायी जुड़ाव सा बन गया। इसी हफ्ते रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित वेबिनार यानी ऑनलाइन सेमिनार में पत्रकार और इतिहासकार एनी एप्पलबॉम ने ध्यान दिलाया कि इस घटनाक्रम ने पश्चिम की अवधारणा को जन्म दिया। मूल्यों पर आधारित ये एक ऐसा गठबंधन था जो केवल सीमाओं को लेकर नहीं था बल्कि विचारों के बारे में भी था। लेकिन ऐसा केवल नेटो को लेकर नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि प्रोफेसर माइकल क्लार्क याद दिलाते हैं कि संगठनों का एक पूरा नेटवर्क हुआ करता था। प्रोफेसर क्लार्क कहते हैं, युद्ध के पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का जो ढांचा हुआ करता था उसका अब बहुत थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है। इस बात को लेकर साल 1919 से भी ज्यादा समझदारी थी कि एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए शून्य से शुरुआत करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र इस दिशा में एक प्रमुख उपलब्धि थी। फिर आया ब्रेटन वुड्स इकोनॉमिक सिस्टम यानी अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप के देश, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में एक कारोबारी समझौता। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी आए। ब्रिटेन इस पूरी प्रक्रिया में काफी असरदार रहा, लेकिन अमेरिका की ताकत निर्णायक थी। तकरीबन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बात पर निर्भर थे कि अमेरिका उनकी स्थापना में कितनी दिलचस्पी लेता है और उन्हें कितना समर्थन देता है। पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले संगठन के दायरे से बाहर 50 और 60 के दशक में एक बहुत अलग किस्म की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वजूद में आई। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब दबाव में है क्योंकि इसकी राजनीतिक बुनियाद तेजी से बदल रही है। इसकी वजह भी है और आजकल ये हर रोज न्यूज के एजेंडे का हिस्सा है। वो उभरता हुआ चीन था। सुदूर पूर्व और एशिया में आर्थिक सत्ता की धुरी बदल रही थी। यहां तक कि पश्चिमी देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी लोकप्रिय राजनीतिक धाराओं का उभार हो रहा था। उदाहरण के लिए नेटो के अंदरूनी संघर्ष को ही देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के लिए नेटो की अहमियत पर सवाल उठा चुके हैं और तुर्की और हंगरी जैसे सहयोगी देश पहले से ज्यादा अधिकारवादी रवैया दिखा रहे हैं। एनी एप्पलबॉम का कहना है कि अमेरिका की विदेश नीति में आए अलगाववादी रुख को रिपब्लिकन पार्टी के प्रभुत्व से जोड़कर देखा जा सकता है। वो कहती हैं कि पश्चिमी मूल्यों पर आधारित व्यवस्था में दरार दिख रही है और इसे चलाने वाले राजनेताओं की नई पीढ़ी अब फैसले कर रही है। अब शायद ही कोई ऐसा राजनेता बचा है जिसकी जड़ें युद्ध के तुरंत बाद वाले दौर से जुड़ी हुई हों। ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर चीन का पदार्पण कोई अभी अभी हुआ है। वो शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा है। माइकल क्लार्क का कहना है कि युद्ध से पहले भी और युद्ध के दौरान भी अमेरिका के मन में चीन को लेकर एक विशेष चिंता रही थी। हालांकि अब उसका पहले की तरह जिक्र नहीं होता है। नई विश्व व्यवस्था में अमेरिका ने चीन को साम्यवाद के उदय से पहले भी हमेशा एक महाशक्ति के तौर पर देखा था, उस ताकत के रूप में जो ब्रिटेन और फ्रांस की पुरानी राजशाही के खिलाफ संतुलन साधने का मादा रखता हो। इसलिए अमेरिका को उस समय बड़ा धक्का लगा जब 1949 में चीन का नियंत्रण साम्यवादियों के हाथ में चला गया। अमेरिका की यह तकलीफ 1972 तक बनी रही। दुनिया में चीन की भूमिका को देखते हुए अमेरिका अब दोबारा से मोहभंग का शिकार होता हुआ दिख रहा है। माइकल क्लार्क की बात से किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर लॉरेंस फ्रीडमैन भी सहमत दिखते हैं। प्रोफेसर लॉरेंस इस बात पर जोर देते हैं कि शीत युद्ध के दौरान चीन का मुद्दा ही अलग था। उनके मुताबिक आज की तरह 20वीं सदी के चीन को आर्थिक तकनीकी खतरे की तरह नहीं देखा जा सकता। जंग के बाद की विश्व व्यवस्था का अंत का कारण अमेरिका का कमजोर पड़ना नहीं है, बल्कि वो तो इसका लक्षण है। अमेरिका अब फिर से उसी मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
उनके मुताबिक एक नई उभरती हुई विश्व व्यवस्था इस सीधी सी बात पर निर्भर करती है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी भारत, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में रह रही है। इसी से विश्व का आर्थिक भूगोल तय होता है। उनकी ये ताकत राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता में बदल जाती है और ये दुनिया के सियासी ढांचे में उसी हिसाब से जगह बना लेते हैं। तो क्या कोविड-19 की महामारी के संकट से दुनिया में कुछ बदलने जा रहा है? माइकल क्लार्क का कहना है कि महामारी के बाद की दुनिया एशिया की सदी तक सिमट कर रहने वाली नहीं है, लेकिन इसका असर होगा और आने वाले दशकों में कुछ वास्तविक बदलाव दिखेंगे। वो मानते हैं कि चीन को लंबे समय के लिए नुकसान होने जा रहा है। पहला ये कि उसने इस महामारी को जिस तरह से हैंडल किया, उसकी राजनीतिक आलोचना हो रही है, और दूसरा ये कि सप्लाई चेन को लेकर उस पर दूसरों की निर्भरता से चीन कैसे निपटता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कोविड-19 के बाद के दौर की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी होगी, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पब्लिक सर्विस और भाईचारे की भावना जिस तरह से बनी थी, वैसा कुछ हो तो बेहतर रहेगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, ऐसा होने की संभावना कम ही है।